हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम पिछले दिन क्या पढ़े थे? धर्मनिरपेक्षता। उसके पहले क्या पढ़े थे? संविधान, है ना? संविधान क्या था? संविधान नियमों का संग्रह था जो भारत को चलाने, देश को चलाने के लिए गति, जो हमारे दैनिक जीवन है उसको चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस और जो हमें सुविधाएं दी गई उसका एक कलेक्शन था, वो संविधान था। चलिए, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संविधान के द्वारा हमको कुछ अधिकार दिया गया, जिसमें से एक था धर्मनिरपेक्षता। उसका हम पढ़े थे। धर्मनिरपेक्षता क्या था, बताइए? धर्मनिरपेक्षता जिसमें किसी भी धर्म, सभी धर्म को समान रूप से माना जाता है। हाँ, वैसा गुण संविधान का जिसमें कि सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता हो और किसी को भी अब कोई भी धर्म मानने का अधिकार हो। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपने धर्म में किस तरह से वो रहेगा उसके लिए आप ना सरकार ना कोई जनता उसको बाध्य नहीं कर सकता है। ये नहीं कि हिंदू है तो हिंदू का मतलब होता है टीका लगाना तो सब टीका ही लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम का होता है टोपी पहनना है, दाढ़ी बना के रखना है तो दाढ़ी बढ़ाएगा ही, टोपी लगाएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी रख सकता है। तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो कैसे अपना धार्मिक चीज शो करेगा, दिखाएगा। तो ये धर्मनिरपेक्षता था, है ना? अब क्या है कि ये सारे जो कानून है, जैसे संविधान जो है, संविधान कौन बनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अकेले नहीं बनाए, बहुत सारे 99 मेंबर्स थे। वो सारे मेंबर्स कहाँ थे, कहाँ मतलब बैठ के वो चीज बनाए थे? संसद में। ठीक है, वो संसद जो था वो क्या है? कांग्रेस। वो सही बताया था। संसद में, संसद जो है एक भवन है ना? जिसका जैसे कोई भवन है जहाँ पे कि राज्य के जो मुखिया होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं वो बैठते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं ना? जहाँ पर कि राज्य से संबंधित नियम कानून लाए जाते हैं, राज्य से संबंधित जो लाभ की चीज होती है वो उसकी घोषणा होती है, उसके लिए मीटिंग्स होती है, वो सारी चीजें। उसी तरह से देश स्तर पे जो काम होता है वो एक भवन है ना? उस भवन का नाम दिया गया है संसद। अलग अलग देशों में अलग नाम है, कहीं पार्लियामेंट है, कहीं संसद है, कहीं उच्च सदन है, कहीं निम्न सदन है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस नाम है, इंडिया में संसद नाम है। इस तरह से बहुत सारे नाम है। अब राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन कहते हैं। उसे प्रधानमंत्री का जो हमारे देश का जो मुखिया है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और जो सांसद होते हैं वो जहाँ बैठते हैं उसका, उस संस्थान का क्या नाम है? संसद है। जैसे जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्कूल कहते हैं। उसी तरह से जो नेता हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं और जहाँ बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें संसद की जरूरत क्यों होती है, किसी भी देश को संसद क्यों चाहिए। हमारा टॉपिक क्या है? संसद की आवश्यकता क्यों होती है। संसद ही रखते हैं हम टॉपिक, है ना? जिसमें हम संसद की आवश्यकता क्यों होती है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ संसद क्या है और संसद कैसे उसका निर्माण होता है वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ? संसद। संसद और दो शब्द आपको हमेशा सुनते होंगे, एक सांसद और एक संसद। तो दोनों में कंफ्यूजन होना है। ये और ये एक भवन हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हुआ? ये भवन हुआ और ये हुआ संसद में भाग लेने वाले लोग, सांसद। ठीक है, संसद और सांसद समझ गए दोनों चीज क्या होता है। अब बोल रहा है कि पहला हमारा पॉइंट है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। हमारा पहला टॉपिक क्या, पॉइंट क्या है? हमें संसद की आवश्यकता क्यों, है ना? ये प्रश्न है कि हमें संसद क्यों है चाहिए, संसद की आवश्यकता हमें क्या है, किसी भी देश को संसद क्यों चाहिए। ये प्रश्न है, बहुत सारी तरह से पूछ सकते हैं।
तो इसमें बता रहा है कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ क्या होता है, सारे काम क्या होता है, लोकतांत्रिक देश से मतलब उसका जो निर्णय है वो सहभागिता का मतलब होता है जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अथॉरिटी हैं, उन सभी को मिला करके बैठ करके बातचीत करके वो काम किया जाता है। कोई भी नियम बनाना है, कोई भी प्रस्ताव पास करना है, या जनता के लिए कोई भलाई के काम करने हैं, या जनता पे कोई कानून बनाना है, तो सभी के लिए क्या होता है, एक आदमी उसके लिए निर्णय नहीं लेता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि भाग लेते हैं। वो क्या करते हैं, उसको पास करते हैं, बनाते हैं। अब ये बहुत सारे लोग आते कहाँ से, ये बहुत सारे जो लोग होते हैं, बताए थे लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जनता ही सरकार बनाता है और जनता ही सरकार में भाग भी लेता है। अब अंतर यहाँ ये होता है कि जनता तो सरकार बनाता है, वो सबको दिखता है, लेकिन जनता सरकार में भाग लेता है कैसे, कि जनता क्या करता है, अपने प्रतिनिधि चुनता है कि इतनी जनसंख्या के लिए एक आदमी हमारी जो भी समस्या है उसको बारे में जाकर के जो हमारे देश के संस्थान है, जो उच्च संस्थान है जहाँ पे हमारे लिए कानून बनेगा, वो हमारी बात को रखेगा। अब देश की जनसंख्या 131 करोड़ है। अब 131 करोड़ लोग तो कहीं नहीं जा सकते हैं, सबका अलग अलग मत होता है। किसी हमको जरूरत है कि हमको पैसा चाहिए, उसको जरूरत है कि हमको घर में मतलब गली में नाली नहीं है, किसी को जरूरत है हमारी गली में पानी नहीं है, तो बहुत सारी समस्या होगी। तो एक आदमी को हम अपने इलाके से एक आदमी को चुन करके वहाँ भेजते हैं जो कि हमारे लिए आवाज उठाता है, और उसकी जो आवाज है उसको समझाया जाता है क्या, उस एरिया के जनता की आवाज, के उस एरिया की जनता की मांग ये है। अगर वो सहमत है, मतलब उस एरिया की पूरी जो जनता है वो इस कानून से सहमत है, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको चुन के भेजे हैं, जो जनता है वही भेजे है ना। तो अब बता रहा है कि जो संसद होता है, अब ये जहां हम लोग सारे सदस्य को भेजते हैं देश स्तर पे, उस संस्था को हम क्या कहते हैं, तो संस्था का नाम दिया गया संसद। आप पूछ रहे हैं ये संसद जो हम बोल रहे संसद, तुम समझिए संसद क्या है, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के देश स्तर पे बैठने की व्यवस्था होती है, जहाँ पे मीटिंग्स होती है, वो संसद है। अब संसद की जरूरत क्यों है, तो बता रहे जो संसद है भारतीय लोकतंत्र, सभी देश के संसद का अलग नाम, तो भारत का पढ़ना है ना। तो भारतीय लोकतंत्र जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का मेन तत्व, केंद्रीय तत्व, मतलब क्या है कि जो संविधान है वो संसद में ही निहित है। जो भी संविधान बना कहाँ बना, संसद में बना, उसको पालन कहाँ करवाया, कहाँ से होता है, संसद से होता है। उसके जो भी नियम है वो जनता के कहाँ से आते हैं, संसद के द्वारा। तो भारतीय लोकतांत्रिक संविधान व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट भाग क्या है, संसद है। अब है कि हम देखते हैं इसी में हम संसद की आवश्यकता क्यों है, इसमें हम देखते हैं कि जो भी लोग हैं उनका, इसका पॉइंट एक है लोगों को फैसला लेना क्यों चाहिए। लेना क्यों चाहिए, ये एक पॉइंट है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लोग को फैसला लेना क्यों चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, हमारा देश 15 अगस्त 1947। हमारा देश कब आया था, 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। भारत को आजादी आसानी से मिल गई थी, नहीं, बहुत सारे संघर्ष करने में बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग की फांसी हुई, बहुत सारे लोग को आजीवन कारावास हुआ, काला पानी की सजा हुई, बहुत सारे लोग मारे भी गए संघर्ष में। जैसे सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था उसमें जालियांवाला हत्याकांड, जैसे कि एक बगीचे में एक वहाँ बहुत सारे लोग पंजाब में हुआ था, बहुत सारे लोग एक जगह संगठन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के जो नियम बनाए गए थे उस समय अंग्रेज सरकार के, उसके खिलाफ बातचीत कर रहे थे। क्या क्या अंग्रेज अफसर, जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अफसर था, एक जनरल था, वो क्या किया, वहां गया, उस जो जगह था, बगीचा था, उसका एक ही गेट था,
और दीवार बहुत ऊंची, उस गेट को घेर लिया, पूरे बगीचे को घेर करके पूरे लोगों पे, निहत्थे जो लोग थे, बिना हथियार के लोग थे, उन पे गोली चला दिया। चलो उससे क्या मतलब, यानी कि ये सब क्या हुआ, संघर्ष किए, इतना सब मरने के बाद, इतने लोगों के जेल जाने के बाद भारत को आज़ादी मिली, है ना। और इस आज़ादी में ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ नेहरू जी, गांधी जी, ये जो बड़े बड़े नेता थे उनके ही भाग लिए थे, आम जनता भी भारत की भाग ली थी। तो क्या कहा गया कि जो हमारा देश के लिए नियम कानून बनेगा, जो हमारा देश आगे जाके हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन रहा है आज़ाद होने के बाद, तो इसमें सभी लोगों को समानता मिलेगा, सभी लोग निर्णय ले, जो सरकार निर्णय लेगी उसमें सभी लोग भागीदारी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी भी जो बात है वो सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष कर, उनके संघर्ष के बिना देश आजाद नहीं हुआ, तो उनको भी सत्ता में भाग लेने का मौका मिले। तो क्या हो रहा था कि जब बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जो नीति थी उससे जनता खुश नहीं थी। सबसे बड़ा कारण क्या था कि जनता को उसमें भाग लेने नहीं दिया जाता था। भारतीय जनता थी वो उसमें, उसके कानून में, नियम में भाग नहीं लेती थी। ठीक है, देखो भारत जो देश है और इंग्लैंड दोनों अलग अलग देश हैं, वहाँ की स्थिति अलग अलग है ना। लेकिन कानून जो बनता था वो किसके हिसाब से बनाता था, वो अपने देश के हिसाब से। अब वहाँ के लोग मंदिर नहीं जाते हैं, मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं। क्यों पीते? क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है तो गर्मी के लिए ये सारी चीज प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत तो ऐसा देश है नहीं, भारत में सभी तरह के मौसम है, तो यहाँ जबरदस्ती कोई दारू क्यों पिएगा, है ना। अब यहाँ के लोग अनाज उगाते हैं, वो कहते थे कि नहीं नील की खेती करना है, गांजा उपजाना है, तो ये सारा क्या होता था। उस समय कारण जो भारतीय लोग थे वो विरोध करते थे। तो 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस बना था, बताया था कि 1885 में कौन सा संस्थान बना था, कांग्रेस बना था। तो कांग्रेस बना था, तो उसी समय वो क्या कहे, उनका मांग था कि जो विधायिका, विधायिका क्या होता है, विधायिका भी समझाए थे पिछले कि विधायिका वो होता है जहाँ पर कि हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम किया जाता है, और उसको लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका। और अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसको कौन सही करता है, न्यायपालिका। तो ये तीन अंग होते हैं सरकार के। तो विधायिका जो होती है उसमें जो सदस्य हैं वो उसका निर्वाचन हो, निर्वाचन मतलब जनता उनको चुने, ये नहीं कि किसी को भी हम उठा करके वहां भेज दिए। जनता उसको चुन के भेजे कि नहीं ये मेरे लिए आवाज ये उठाएंगे, मेरी समस्याओं को वो बताएंगे, और साथ ही संसद में उनको भाग लेने दिया जाए, संसद की जो भी कार्रवाई हो उसमें भारतीय लोगों को भाग लेने जाए, ये सारा चीज हो रहा था। तो जो भारत के नेता थे, भारत की जनता थे, उसकी मांग को देखते देखते धीरे धीरे अंग्रेज को भी क्या करना पड़ा, थोड़ा बहुत हिस्सा देना पड़ा कि वो लोग भी निर्णय में भाग ले सके। तो भाग ले सके, तो भाग लेने का मतलब हुआ अपने लिए निर्णय ले सके। अब इसे पूछा कि हम लोगों को फैसला लेने क्यों चाहिए, तो लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए था, इससे ये पता चला कि जो दूसरे अगर हमारे लिए फैसला लेंगे तो वो हमारी चीज को नहीं देखेंगे, वो अपने हिसाब से वो चीज करेंगे। अब जैसे प्रिंसिपल जब ऑर्डर निकालते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने स्कूल की सुविधा के हिसाब से ऑर्डर निकालते हैं। अब टीचर को परेशानी होगा, स्टूडेंट को परेशानी होगा, वो ज्यादातर नहीं देखते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके की व्यवस्था जहाँ नहीं होती है। अब वही अगर दूसरा व्यवस्था है कि जहाँ पे कोई भी अगर कानून बनाना है, कोई भी मतलब नियम बनाना स्कूल के लिए, तो क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल मीटिंग करते हैं कि हाँ जी ये सारी चीज हम चेंजिंग करना चाहते हैं स्कूल में, सारे टीचर होते हैं। कभी कभी अगर स्टूडेंट्स रिलेटेड नियम होते हैं तो स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। तो ये सारे चीज नियम होंगे, और आप लोग राय दीजिए कि इसमें कहाँ तक सही है, क्या गलत है, क्या सुधार की जरूरत है। तो जब इस तरह से नियम बनाए तो सभी लोग उसको मानेंगे। लेकिन अगर हम किसी को बिना बुलाए नियम बनाएंगे तो क्या होगा, विरोध होगा, क्योंकि वो हमारी सुविधा परेशानी को देख करके नहीं बनाया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि हमें जो है फैसला लेने की आवश्यकता है। हम जब फैसला लेंगे तभी हम अपने लिए सही निर्माण देश का कर सकेंगे। कोई दिक्कत? फिर बता रहा है कि फैसला लेने, अब ये तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की मीटिंग्स के द्वारा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सदस्य कम होते हैं। मान लीजिए स्कूल है तो उसमें 50 मेंबर, 100 मेंबर्स, कई कई संस्थान है। लेकिन जब देश की बात है वहाँ करोड़ों लोग हैं,
क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि जो भी नियम बनते हैं वो क्या होता है अपने सुधार के अनुसार बनाता है। अगर मीटिंग होती है तो क्या होता है वो नियम जो होते हैं वो सबकी परेशानी को देखते हुए उसको, जैसे आप बोल दिया गया कि स्कूल आपको 5 बजे आना है, 5 बजे से स्कूल चलेगा, 6 बजे बच्चे आएंगे, 5 बजे टीचर्स को आना है। तो कुछ टीचर्स ऐसे होंगे कि बहुत दूर से आते होंगे उनके, कुछ टीचर ऐसे होंगे जिनके पास दूर से आते साधन है तो वो आ जाएंगे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होंगे जिनके जो गाड़ी से आते हैं, मतलब जो प्राइवेट बसेज होती हैं, गाड़ी होती है, उनसे आते हैं, अपनी गाड़ी, उनके पास अपना वाहन नहीं है जिससे कि वो स्कूल आते, तो क्या होगा नियम बन जाएगा तो आ पाएंगे। तो वहाँ मीटिंग में बताएं सर हमको पास हम गाड़ी से आते हैं, सरकार जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आते हैं, और वो 6 बजे से मिलना ही शुरू होता है। तो क्या करेगा, देखिए मेजोरिटी में तो ज़्यादा लोगों की उस टाइमिंग से परेशानी है तो क्या किया जाएगा, नहीं उस टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। अगर कुछ लोगों को परेशानी है तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए वैकल्पिक साधन दे दिया जाएगा, जैसे कि जिन लोगों को के घर से वाहन नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, उनको कह दिया जाए कि आप 1 घंटे लेट आ सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सबको टाइम से आना होगा, ऐसा छूट दिया जा सकता है। उसको क्या कहा जाएगा, उसके लिए क्या कि आपको 1 घंटे बाद जाने मिलेगा, है ना, ऐसा कह करके उनको किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ नियम बना दिए, किसी को बैठाए नहीं तो होगा, तो सब परेशानी हो जाएगी, बच्चों को भी हो सकती है, टीचर्स को भी होगी। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर जो बनाया जाता है क्या 2 तरह से बन सकता है, एक तो टीचर चुन देंगे, दूसरा क्या होगा बच्चे चुनेंगे। टीचर बोलेंगे कि आपको क्लास में मॉनिटर बनाना है, आप लोग किसको चुनते हैं, पर्ची पे नाम लिख दीजिए, ऐसा होता है ना। तो पर्ची पे जिसका पर्ची पे सब आप सबका लिख देगा, तो क्या करते हैं टीचर 2 व्यक्ति को खड़ी करते हैं, गर्ल्स साइड से बॉय साइड से, या 2 गर्ल्स साइड से 2 बॉय साइड से, कि आप गर्ल्स को कौन मॉनिटर पसंद है, बॉयज को कौन मॉनिटर पसंद है, तो अपना अपना नाम लिख करके चीट पे दीजिए। अब जब टीचर अगर चुनेंगे तो क्या होगा, बहुत सा जिस बच्चे को चुनेंगे बहुत सा जो बच्चे होंगे उससे उसको पसंद नहीं करते होंगे, या वही जो होगा वो बहुत से बच्चों को पसंद नहीं करता होगा जिसको चुने। तब क्या हो जाएगा, वो सही से क्लास नहीं चला पाएगा। जो मॉनिटर होगा, मॉनिटर का क्या होता है, अगर टीचर किसी कारण बस लेट आ रहे हैं तो क्लास को चालू करना, है ना, क्लास को साफ करना, ये सारा काम होता है। टीचर को बुलाना, क्लास की जो समस्या है उसको टीचर्स को बताना कि सर आप कल ये चैप्टर तो पढ़ाए थे लेकिन बच्चे जो है उनको ये दिक्कत है, इसको फिर से पढ़ा दिए। पूरा क्लास में तो हल्ला होगा ना, एक लड़का जाकर बोल दिया टीचर को, टीचर को भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि पूरा क्लास नहीं शिकायत कर रहा है, एक लड़का ने कहा, टीचर फिर से आकर पढ़ा दिए। अब उसमें जब बच्चा चुना तो क्या हुआ, उसमें मान ली 50 बच्चे हैं, 50 में से दो में से एक को चुनना है, 50 में से 24 बच्चा क्या क्या एक को दिया, 26 बच्चा दूसरे को दिया, तो जिसको 26 बच्चा पसंद कर रहा है वो सही है। तो 26 बच्चा पसंद कर रहा है तो उसको पूरे तरीके से चुन करके किया गया, तो वो क्या होगा, क्लास को सही से मैनेज कर पाएगा, है ना। इसी तरह से जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या किया गया, लोगों को फैसला लेने का अधिकार दिया गया, कैसे, वोट के द्वारा। सार्वभौमिक मताधिकार एक शब्द आता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, आपको पहले बताए थे, याद कीजिए। अच्छा, मताधिकार क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं हम बताते हैं। देखिए मताधिकार का मतलब होता है मत देने का अधिकार, मतलब अपनी बात रखने का, ठीक है। वयस्क मतलब बड़े, जितना आयु निर्धारित किया हुआ, जैसे किसी के लिए वयस्क के लिए निर्धारित किया कि 15 साल से ऊपर के बच्चे वयस्क गिने जाएंगे, 18 साल से ऊपर के बच्चे वयस्क गिने जाएंगे, 21 साल के बच्चे वयस्क, जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल अंग्रेजी होता है। यूनिवर्सल मतलब सभी जगह लागू हो, सभी के लिए लागू हो सेम रूप से। अब जैसे सार्वभौमिक जो नियम है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ऐसा थोड़ी है कि सावन में पूरब उगेगा, भादव में पश्चिम में उगेगा, फिर उसके बाद कहीं और उगेगा, इंडिया में कहीं और उगेगा, पाकिस्तान में कहीं और उगेगा, ऐसा कुछ है, सभी जगह पूरब में ही उगेगा, है ना, उगता है, तो वो हुआ सार्वभौमिक। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब जो भी सरकार जैसे कह दिया कि 18 साल से
अधिक व्यक्ति को वयस्क माना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। उसको क्या कहें हम? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब कि भारत के जितने भी वयस्क हैं सभी को मत देने का अधिकार है। ये क्या हुआ? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ गया? अब नहीं भूल आएंगे। चलिए, तो अब समझिए लोग को फैसला लेने की क्यों जरूरत होती है। समझ गया? क्यों होती है? क्योंकि अगर वो फैसला लेंगे तो अपने आप सभी लोग अपने हित की चीज सोचेंगे, तो इस तरह से समाज का हित होगा। अब वोट दे करके हम चुने, जैसे अभी हम सबसे रिसेंट एग्जांपल है जो हमारे राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास आए सदस्य, जैसे हमारे जो क्षेत्र है वहाँ 19 सदस्य खड़े थे, 20 सदस्य खड़े थे। तो क्या हुआ कि 20 लोग हमारे पास क्या हुआ, इतनी जो जनसंख्या है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, उसमें से 20 लोग आए हमारे सामने कि हम आपके नेता बनना चाहते हैं। अब जितने लोगों को जो पसंद थे, किसी को पसंद थे किसी पार्टी के, किसी को निर्दलीय उम्मीदवार पसंद थे, किसी को उनमें से कोई पसंद नहीं थे, किसी को जदयू पसंद था, किसी को भाजपा पसंद था, किसी को राजद पसंद था। इस तरह से जो जिसको पसंद था वो वोट दिया कि हमारे हिसाब से ये बनना चाहिए, हमारे हिसाब। अब सरकार क्या देखेगा, जो संस्थान है वो क्या देखेगा कि सबसे ज्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग जिसको पसंद करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा उस क्षेत्र का नेता हो जाएगा। जैसे कल क्या हुआ कि 13 वोट से एक व्यक्ति जीते, जो दूसरा व्यक्ति था वो भी, उसको भी उतना ही वोट मिला, लेकिन उन जितना वोट जो जीतने वाले व्यक्ति मिला उससे मात्र 13 वोट कम मिला। तो जैसे पहला कैंडिडेट को 113 वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को 100 वोट मिला। तब जिसको ज्यादा पसंद, इसको कितना ज्यादा पसंद करा, 13 व्यक्ति ज्यादा पसंद करा, तो ज्यादा एक भी ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, तो ये जीता। हो ना? जैसे एग्जाम में नंबर होता है तो फर्स्ट कौन होता है, जिसका 0.5 में भी नंबर ज्यादा होता है वही फर्स्ट होता है ना। इस तरह से यहाँ होगा, तो हम ही चुने ना उसको। अब वो क्या करेगा, हमारे जो परेशानियां हैं हमारे क्षेत्र की, उसको हमारी तरफ से वो वहाँ रखेगा और उसके समाधान करेगा। इसीलिए हमें फैसला लेने की आवश्यकता होती है कि हम अगर हम कहेंगे नहीं हम वोट देने नहीं जाएंगे, हमको मतलब हमको लिए कुछ करेगा थोड़ी। अब इसमें ये भी नहीं जाते देने, ये जो 13 व्यक्ति वो नहीं जाते, तब क्या होता, इसके पास भी 100 वोट, इसके पास भी 100 वोट, तब किसको जिताएगा? इलेक्शन होता है ना, परेशानी हो जाती। तो फिर क्या होता है, जब वोट सेव हो जाती है काउंटिंग में, तो जो वहाँ का हेड ऑफिसर होता है जहाँ पे काउंटिंग हुआ है, वो किसी एक को उसके हिसाब से जो होना चाहिए, जैसे हमको पसंद है ये, तो हम कहेंगे हम मेरा वोट इसके तरफ जाएगा, यूजमेंट हुआ। हमको पसंद है ये, तो क्या कहेगा मेरा वोट इसके तरफ हुआ, ठीक है। तो जो पसंद उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, लोग फैसला लेने नहीं गए। अगर फैसला लेने जाते जितने लोग हैं तो क्या होता, सही तरीके से चुनाव हो जाता, किसी का मनमानी तो नहीं होता ना। अब हम जिसको बनाओ उसको हम जिता देंगे, समझ गए? इसीलिए फैसला लेने की आवश्यकता है। अब हम अगला पॉइंट है कि हम वोट दिए, वोट दे करके हम अपना एक नेता चुने, है ना। तो अगला पॉइंट है हमारा लोग एवं प्रतिनिधि। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोग एवं प्रतिनिधि। अब लोग एवं प्रतिनिधि का क्या मतलब, उससे पहले हम जानते हैं कि कोई भी लोकतंत्र में सफल कब होता है, जब सभी की सहमति होती है। बिना सहमति के लोकतंत्र हम कर सकते हैं? जब सबका सहमति होगा तभी लोकतंत्र वो सफल माना जाता है। तो सहमति का मतलब क्या हुआ, सहमति का मतलब होता है कि लोगों की हिस्सेदारी और लोगों का जो स्वीकृति। कोई भी कानून बनना है, जैसे कानून बना कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, सरकार अगर कोई गुटखा खाते दिखता है, सड़क पे थूकते दिखता है या फिर खुले में शौच करते हुए दिखता है, तो सरकार उसको जुर्माना लगाएगी। तो इस नियम से सभी लोग खुश होंगे, क्यों? क्योंकि उससे गंदगी फैलती है, गुटखा खाने से बीमारी होता है। तो सभी लोगों का वो मत है कि नहीं गुटखा बंद करना चाहिए, खुले में थूकना नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, सभी को बीमारी होगी। तो ये सभी की स्वीकृति है कि नहीं ये कानून सही है, तो सब स्वीकृति। अब कह रही सरकार
कि आप एक साथ 10 आदमी नहीं चल सकते हैं, ये थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी कि हमको जरूरत हो तो 10 आदमी चलेंगे, जरूरत हो तो एक आदमी भी चलेंगे, तो उसमें सबकी सहमति नहीं होगी, तो नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए सभी लोगों की सहमति जरूरी होती है लोकतंत्र में। और इससे दायरे मतलब क्या हुआ कि वहां जाकर वो भाग लिए, जैसे हम चुने किसी को। अब बता रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे होता है। जैसे अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बिहार में जो चुनाव हुआ, कैसे हुआ, जनता उसको वोट दिया, अपने मत का प्रयोग किया और नया सरकार बनाया। अब जनता का मन हुआ कि पुराना जो सरकार था वही मेरे लिए अच्छा, तो उसको चुना। अगर मन होता नहीं पुराना सरकार मेरे लिए खराब, तो नया सरकार को चुनता। तो जनता के सहमति पे, उनके मत के आधार पे ही लोग वो चुने जाते हैं हमारे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होता है कि हम अपने जगह पे किसी को, एक व्यक्ति को चुन करके हम भेज दिए कि जैसे हिलसा, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 50 से एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिए, ये कितना बचे, 49 है ना। तो ये जो एक है कहाँ से आया, यही 85 से आया ना। तो ये एक एक को कौन चुना, हम लोग जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो चुने। क्यों चुने कि जो हमारी क्लास की समस्या है वो जा करके ऑफिस में वो रखेगा। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ जो होता है जब मीटिंग्स होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो क्लास के जो जितने भी क्लास के मॉनिटर होते हैं उनको भी बुलाया जाता है कि ये कानून बनने वाला है, ये नियम बनने वाला है, ये चीज़ आप लोगों के लिए करने वाले हैं, आपकी कोई मांग है, आपके कोई सुझाव है तो आप भी। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज है, वहाँ क्या होता है, CR एक पद होता है, CR, और एक होता है DR। CR क्या होता है, CR होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। और DR क्या होता है, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो जो हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे स्कूल में तो एक विभाग होता है, सिर्फ सब मिला होता है, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन जाते हैं तो बहुत सारे भाग हो जाते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, हिंदी के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश के लिए अलग हो गया, सोशल साइंस के लिए अलग हो गया। सारे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ क्या सिर्फ सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, वहाँ जाने के हिस्ट्री अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, सिविक्स अलग हो गया, इकोनॉमिक्स अलग हो गया, सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट हो गए। तब ये जो CR है ये क्या करेगा, जो क्लास से रिलेटेड समस्या है उसको अपने जो डिपार्टमेंट उनके हेड के पास ले जाएगा। और DR क्या करेगा, जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या है उसको यूनिवर्सिटी के हेड के पास ले जाएगा। अब जैसे ज्योग्राफी में जो चीज़ चाहिए वो चीज़ कोई जो हिस्ट्री में नहीं चाहिए, जो चीज़ हिंदी में चाहिए वो इंग्लिश में नहीं चाहिए, तो अपने डिपार्टमेंट का जो परेशानी है वो कौन बता सकता है, उसका कोई एक आदमी बता सकता है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, DR बनाया गया, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या करता है, जो डिपार्टमेंट उनके विभाग से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है मीटिंग्स में उनको बुलाया, तो वो रखते हैं कि सर हमारे डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ गलत हो रही है। और CR क्या करता है कि हमारी क्लास में ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन CR क्या होता है, यहाँ नहीं जाता है। CR कहाँ जाएगा, अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास, और DR कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी के हेड के पास। समझ गया। तो एक चैनल होता है, उससे काम होता है। उसी तरह से जब सरकार हम देखते हैं, सरकार जब होती है, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी सरकार गठन होता है उसका निर्णय कौन लेता है, जनता लेता है कि हमको ये सरकार बनाना है। दिखता नहीं कि सरकार जैसे मुख्यमंत्री बनाए, तो ये थोड़ी दिखा कि हम मुख्यमंत्री चुने, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हम ही मुख्यमंत्री चुनते हैं। अब उस पार्टी को हम वोट ही नहीं देते तो उस पार्टी से मुख्यमंत्री बनता, तो हम जिस पार्टी को वोट देते उस पार्टी से मुख्यमंत्री बनता। तो जनता जिसको वोट दिया मतलब जनता ही चुना ना मुख्यमंत्री को भी इनडायरेक्टली। समझ में आया। अब बता रहा है कि जो व्यक्ति है सरकार को मंजूरी कैसे देता है, हम कैसे कहते हैं कि सरकार ये कानून हमारे तरफ से लागू कर दे, है ना। तो इसको अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। तो इससे पहले आप बता दीजिए कुछ हम पॉइंट्स आज पढ़ाए थे, है ना, 2-3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उसको आप बता दीजिए कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 15 अगस्त 1947। अच्छा हमारा संविधान लागू कब हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950। हाँ। तो हमारा देश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कब बना, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि उस
संविधान लागू हुआ। संविधान क्या था? हमारे कानून का संग्रह था, ना कि दूसरों के कानून का। पहले 15 अगस्त को क्या जाना, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो जो कानून था, वो जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो कानून चला था, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून पे ही देश चला था। उसमें सारे कानून भारत नहीं माना था, लेकिन उसके ही कानून पे भारत में चल रहा था, क्योंकि उसमें गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, ये वायसराय होते थे, वो सारे ही भारत में थे। जैसे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो ही होगा। पूरे देश का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। और अगर प्रशासनिक ऐसे अगर कहा जाए विधायिका का मुखिया कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या होता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री सलाह दिया कि ये कानून संसद में पास हुआ है, इसको आप पास कर दिए, आप जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते तो वो कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति का पावर इतना दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी कानून को बदल सकता है। अब उसके पास आया, राष्ट्रपति पढ़ा उसको, बोला ये चीज सही नहीं है, क्योंकि वहाँ विद्वान व्यक्ति बैठते हैं, तो वो क्या करेगा? उसको फिर से संसद के पास भेजेगा कि आप इसको सुधार के भेजिए। पता है ना, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, हम लोग को कहा गया कि क्लास में कि एक टॉपिक पे डिबेट होगा, उसके लिए आप पॉइंट्स लिख लेना। हम लिख के टीचर को दिखा, सर ये टॉपिक तो आप बताए थे, इस पर डिबेट होगा, तो देखिए तो ये सही है। वो कहते हैं ये पॉइंट सही, ये गलत, इसको सही कर लेना, कहते हैं। तो उस तरह से वहाँ भी होता है। तो अगला बताइए कि जो होते हैं संसद, संसद की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी चीज का फैसला लेने के लिए संसद नहीं होता है। हाँ, जैसे कोई भी जो हम प्रतिनिधि बनाए, वो एक संस्था के तहत ही काम करे, बिना संस्था के वो काम नहीं हो सकता। अगर इंडिविजुअल सब करेंगे तो सबका मत अलग हो जाएगा। तो कोई सभी लोग एक ग्रुप बना करके बैठेंगे, तभी तो वहाँ चर्चा होगी। चर्चा के लिए क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? हमारा संसद है, जहाँ पे कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो बैठ करके हमारे लिए कानून बनाते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि लोग जो होते हैं, अगला पॉइंट है, लोग फैसला लेने की क्यों जरूरत होती है? लोग अगर फैसला लेंगे तो अपने ही हित में लेंगे। हाँ, अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो क्या होगा? जो मन में आएगा दूसरे लोग कार्य कर देंगे। लेकिन अगर हम फैसला लेने, हम भाग लेते, फैसला लेने को तो क्या, हम उसमें भाग लिए, कोई भी हमारे लिए नियम बना तो उसमें हम भाग लिए, अपनी भी बात रखे। उस कैसे रखते हैं अपनी बात? मत दे करके, अपना वोट देते हैं। लोकतंत्र में क्या करते हैं? वोट देते हैं कि हमारा प्रतिनिधि ये हमारे लिए आवाज ये उठाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए होमवर्क लिख लीजिए। नंबर में पहला है कि क्लास मॉनिटर। चयन, चयन मतलब समझ रहे हैं? यस सर। कावेरी, शिक्षक द्वारा किया जाता है। या फिर विद्यार्थियों द्वारा। इसके बारे में, इससे क्या फर्क पड़ा आपके हिसाब से? क्या फर्क पड़ता दोनों में आपके हिसाब से? दोनों में क्या फर्क? ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या दे सकते हैं? हाँ, जो संविधान है, सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक
क्या है सार्वभौमिक मताधिकार में व्यस्त मताधिकार ना सार्वभौमिक मताधिकार। हम व्यस्क अगर नहीं बोलेंगे तो व्यस्क की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे आप व्यस्क को व्यस्क बता दिए तो व्यस्क अगर बोल रहे हैं क्वेश्चन में अगर व्यस्क दिया हुआ तो व्यस्क के बारे में बताएंगे कि जो लोग हैं व्यस्क लोगों को मत देने का अधिकार। अब अगर सार्वभौमिक मत अधिकार से हुआ तो देश के सभी लोगों को मत देने का अधिकार। समझ गए? अगर व्यस्क जुड़े तो फिर व्यस्क हो जाएगा, लेकिन अगर व्यस्क नहीं जुड़े तो किसी भी लोग सभी लोगों को सेम मत अधिकार। समझ गए? अब बताइए प्रतिनिधि जो होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं? हमारे प्रतिनिधि तो उनका चुनाव कौन करते हैं? जनता। जनता, हम खुद करते हैं। ठीक है, समझ गए? थैंक यू।